हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर, पावर रेटिंग ऑफ डिवाइस के बारे में। और इस पे जितने भी न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है। हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, चाहे वो बल्ब हो चाहे वो फैन हो, तो जब भी बल्ब जलता है या फैन चलता है, इन सभी चीज को ऑपरेट करने के लिए, सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि विदाउट एनर्जी कोई भी वर्क नहीं हो सकता है। तो सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है, और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। के बारे में बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस को ऑपरेट करने में, मतलब वर्क करने में मदद करता है। तो अब जैसे देखिए कि सपोज कीजिए कि हमारे घर में जैसे कोई बल्ब जलता है, तो उसमें उसको एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो कौन सी एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। इसी तरीके से जब फैन घूमता है, तो उसको भी, फैन को भी घूमने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है। वो कौन सी एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डेफिनेशन हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस को ऑपरेट करने में मदद करता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, जो आपको 10th तक पढ़ना है, वो पढ़ना V, I और T। ये आपका हो गया। E को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, E को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो इसका फॉर्मूला होता है V, आपको मालूम है क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। और ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो उस कंडक्टर के दोनों बगल होगा। I आपका होता है इलेक्ट्रिकल करंट, और T होता है कि कितने टाइम तक उस डिवाइस को इलेक्ट्रिक करंट मिला है। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक बल्ब है, ये बल्ब है। अब इस बल्ब के अक्रॉस हमें इसने कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया, हमको ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि इस बल्ब के दोनों ओर, दोनों छोर पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हम पहले फाइंड करेंगे ये। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस बल्ब से कितना करंट पास कर रहा है, ये हमें सेकंड पॉइंट। उसके बाद देखेंगे कि बल्ब कितने टाइम तक ऑपरेट कर रहा है। तो सबसे पहले हम 3 फैक्टर निकालेंगे। पहला जो फैक्टर निकालेंगे वो निकालेंगे कि इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, उसके बाद बल्ब से कितना करंट फ्लो कर रहा है और कितने टाइम के लिए ये बल्ब जल रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और जितने टाइम तक बल्ब ऑपरेट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के दो और भी फॉर्मूले होते हैं। आपको ओम्स लॉ से एक, सपोज कीजिए कि इस बल्ब में एक आपका रेजिस्टेंस लगा होता है, इस बल्ब में एक आपका रेजिस्टेंस लगा होता है R। तो आपने ओम्स लॉ में तो पढ़ा है कि जो V क्या होता है, V इक्वल टू I R होता है, V इक्वल टू I R होता है। ये हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। तो अगर हम इस V की जगह I R को पुटअप करते हैं, तो हमें एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला आ जाता है। V की इक्वल हमने क्या पुटअप कर दिया, I R, और मल्टीप्लाई बाई I हो गया, और ये T हो गया। I इंटू I क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा I स्क्वायर। क्या हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा I स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा R और T। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला मिल गया, I स्क्वायर R T, जहाँ पे R क्या है, R है रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस, जिसके अक्रॉस हम इलेक्ट्रिकल पावर निकाल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं। उसके बाद एक और भी फॉर्मूला होता है। अब हम बोले कि अब हमें I का टर्म इस फॉर्मूले से हटाना है, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन सकता है। अगर हम I का फॉर्मूला क्या होता है, इस R को अगर नीचे भेज दें तो V अपॉन R, ये ओम्स लॉ है। तो पहले बार तो हमने पुटअप किया था V की वैल्यू I है। अब हम सेकंड में क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में हम I की वैल्यू पुटअप कर दे रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिएगा आप लोग, V तो हमारा था ही, I की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, V अपॉन R की इक्वल होती है। तो ये हो जाएगा V हो जाएगा, ये R हो जाएगा, और T टाइम तक ऑपरेट किया था। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, V इंटू V हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R, और ये हो जाएगा T। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के 3 फॉर्मूले मिल गए। कौन कौन से 3 फॉर्मूले मिल गए, जो फर्स्ट फॉर्मूला था जो आपको याद रखना है, इसी से ये दो बाकी भी 2 फॉर्मूले बनेंगे, V I T। पहला फॉर्मूला मिलेगा, सेकंड फॉर्मूला मिलेगा I स्क्वायर R T, कब, जब हमने V की जगह रखा I का। तो सेकंड फॉर्मूला हो गया I स्क्वायर R T। और थर्ड आपको कौन सा फॉर्मूला मिला, V स्क्वायर अपॉन R T। ये कब मिला, जब हमने I की जगह हमने क्या रखा, V अपॉन R रखा। तो जो थर्ड फॉर्मूला जो हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा V स्क्वायर अपॉन R और T।
ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का तीन फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये नाउ स्टूडेंट ये तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। अब इसका यूनिट क्या होता है, ये तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो एसआई यूनिट होगा वो जूल होगा, और हम जूल से किसको डिनोट करते हैं, जूल को हम जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी डिवाइस के क्रॉस हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक चीज तो हमने पढ़ा कि कोई भी डिवाइस ऑपरेट होने के लिए क्या कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है। तो अब सपोज कीजिए कि ये हमारा एक सर्किट है। इस सर्किट में आपसे 16 ओम और 12 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। रेजिस्टेंस ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 56 वोल्ट है। आपसे क्वेश्चन पूछा कि फाइंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट होगा 16 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू इन 1 मिनट। 1 मिनट में 16 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड होगा। तो उसमें आप अगर सर्किट सीरीज में है तो आपको मालूम है सीरीज में करंट सेम होता है, तो हम क्या करते हैं कि इसके अक्रॉस सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करते हैं। जब भी आप सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करने जाओगे तो आपने एक चीज पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करने के लिए किसी भी सर्किट में आप सभी रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है और दोनों सीरीज में है, तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 16 ओम और प्लस हमारा आ जाएगा 12 ओम, तो ये कुल मिला के बना लेगा 28 ओम। तो इसके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 28 ओम। तो यहाँ से हम करंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, V = IR होता है, तो I = V/R लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का, पोटेंशियल डिफरेंस 56 वोल्ट का है, और जो हमारा रेजिस्टेंस है ये 28 ओम आया हुआ है, तो वोल्ट अपॉन ओम ये हमारा एम्पियर बन जाता है, और ये हमारा आ जाएगा 2 एम्पियर। तो हमें करंट मिल गया 2 एम्पियर, तो यही 2 एम्पियर का करंट हमको इस सर्किट से फ्लो कर रहा है। अब हमसे पूछा क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट इन 16 ओम रेजिस्टेंस, मतलब इस रेजिस्टेंस में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड हुआ है। तो सबसे पहले ये 2 ओम का करंट निकल के जाएगा, यहाँ जाएगा और फिर यहाँ पे जाएगा, तो 2 एम्पियर का करंट भी आपका इसमें फ्लो करेगा, और यही 2 एम्पियर इसमें भी जाएगा। तो अगर मैं इसका अलग से डायग्राम बना दूं तो ये हमारा 16 ओम का एक रेजिस्टेंस है, इसको आप ध्यान समझिएगा, ये काफी आसान न्यूमेरिकल होता है। इसके पास करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, हमको ये भी मालूम है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्या इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पूरे सर्किट का तो पोटेंशियल डिफरेंस 56 वोल्ट है, पर क्या इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस 56 वोल्ट होगा, तो आप बोलोगे नहीं। तो इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस 56 वोल्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, और सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है, वो दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको जोड़ेंगे तो 56 आएगा, लेकिन इसके अक्रॉस एग्जैक्ट कितना होगा या इसके अक्रॉस एग्जैक्ट कितना होगा वो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इन दोनों का सम 56 आएगा। तो हम इसके अक्रॉस हमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ पे हमको V का वैल्यू मालूम नहीं है, I का वैल्यू मालूम है, और R का वैल्यू मालूम है। हमें क्या फाइंड करना है, E फाइंड करना है। तो E का जो सबसे पहला फॉर्मूला हमने देखा, वहां पे क्या देखा, वो था VIT, लेकिन हमें पोटेंशियल डिफरेंस तो मालूम है नहीं, तो ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो E का अगर हम दूसरा फॉर्मूला देखें तो हमारा क्या था, I2RT था। ये फॉर्मूला कैसे आया था, ये फॉर्मूला वैसे ही आया था कि जब आपने V को IR के टर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस फॉर्मूले में, तो हमें क्या है कि I भी मालूम है, R भी मालूम है, और टाइम भी मालूम है, क्योंकि टाइम गिवन है 1 मिनट, ठीक है। तो इसको हम फर्दर करते हैं सॉल्व, तो हमारा I आया है 2 एम्पियर, तो 2 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे R रेजिस्टेंस कितना है, 16 ओम है, और टाइम कितना है, 1 मिनट है। लेकिन अब एक बात का ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जब भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करेंगे तो सभी यूनिट को आप SI यूनिट के टर्म में लिखेंगे। तो हमारा जो टाइम का यूनिट हमारा मिनट नहीं होता है, टाइम का SI यूनिट हमारा सेकंड होता है, तो टाइम को भी SI यूनिट के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इस मिनट को आप सेकंड के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। तो ये कुल मिला के जो हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना ये कंज्यूम करेगा 1 मिनट में, उसका ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 हो जाएगा, अब ये हमारा 16 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, जब हम इसको करेंगे फर्दर सॉल्व, तो ये 64 और इतना हमारा जूल हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 64 हो जाएगा, और 64 × 60 जो भी आंसर आएगा वो आपका जूल का टर्म आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस डिवाइस के थ्रू कितना कंज्यूम होगा, तो ये हम बोल सकते हैं इसके अक्रॉस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी
एनर्जी कंज्यूम होगा वो 64 इंटू 60 जूल होगा। चाहो तो आप इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, तो 64 इंटू 6 तो 6 36 और 6 चौके 24, तो ये 384 जीरो इतना जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये डिवाइस 1 मिनट में कंज्यूम करेगा। एक बात, जब भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करें तो आप ये बात का जरूर ध्यान रखें कि जो ये सारे यूनिट ले, स्पेसिफिक टाइम, ये किस में होना चाहिए, ये अपने एसआई यूनिट में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए, वरना आपका आंसर मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल था, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, हमने अभी सीरीज का देखा था, अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर कैसे निकालते हैं। इसमें एक हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया 4 ओम और 2 ओम, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है और इसके अक्रॉस एक 12 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होगा 4 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू 5 मिनट में। तो 4 ओम रेजिस्टेंस ये है, तो ये 5 मिनट में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको मालूम ही है कि V होता है, I होता है, T होता है। ठीक है, तो इस 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है और आपको एक चीज मालूम है, पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, अगर आप इसको 12 मान लें, इसको 0 मान लें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है और यहाँ से लेके यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ भी होगा, तो ये भी हो जाएगा 12 भी हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0, यहाँ भी है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 0 का हो जाएगा। तो ये 4 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, एक टर्मिनल में 12 हो जाएगा, एक में 0 हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे V का वैल्यू आ जाएगा 12। ठीक है, 12 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 12। अब एक बात का आप ऐसे भी डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि पैरेलल में आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ये दोनों पैरेलल में है बैटरी से, तो अब बैटरी से दोनों पैरेलल में, तो अगर बैटरी का 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो इन दोनों का भी 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, अब देखिए I तो हमको मालूम नहीं, हमें टाइम गिवन है T, तो हमारे पास एक सेकंड फॉर्मूला, तो हम पहले से सारे फॉर्मूले लिखते हैं। इसका पहला फॉर्मूला था VIT, I का वैल्यू को मालूम नहीं, ये फॉर्मूला हमारा फेल कर देगा। सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या था, I² RT। ठीक है, आपको I फिर यहाँ भी नहीं मालूम, यही फॉर्मूला ऐसा ही नहीं। थर्ड फॉर्मूला था V² R/T। अब ये फॉर्मूला सब कहाँ से आया था, सारा आपका ओम्स लॉ से ही आया था। अब इस फॉर्मूले से भी तीनों फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो आपको V भी मालूम है, R भी मालूम है और T भी मालूम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हम फाइंड करते हैं तो V कितना है, 12 वोल्ट है, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है, ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, टाइम, ये हमारा हो जाएगा टाइम T। ये 5 मिनट के लिए ऑपरेट किया था, लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि मिनट में नहीं, हम टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा डिवाइड होकर इसके क्रॉस आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 इंटू ये हमारा हो जाएगा 75 हो जाएगा, इतना जूल आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब आप फर्दर करने जाएंगे तो 144 इंटू 75। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 14 × 70 और 5 × 20, ये हमारा हो जाएगा 720 और ये हो जाएगा 7 × 28 और ये हो जाएगा 7 × 28 30 और 7 × 3 10 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 0। तो हमारे इसे जब सॉल्व करने पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो वो हमारा जाएगा 10,800 जूल। तो स्टूडेंट ये हमारा सेकंड में। नाउ स्टूडेंट एक चीज आपने महसूस किया होगा कि जब भी किसी वायर के थ्रू या किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, वो डिवाइस को हम ज्यादा समय तक यूज करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हीट हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या कहता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ये कहता है कि जब भी इलेक्ट्रिकल करंट किसी भी डिवाइस या किसी भी वायर के थ्रू पास करता है तो वो वायर धीमे धीमे हीट होने लगता है और यही करंट का जो हीटिंग इफेक्ट होता है कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हम ये चीज समझते हैं कि ये आपका कोई भी वायर हीट क्यों होता है। सपोज कीजिए कि ये एक हमारा वायर है, ठीक है, इस वायर में क्या होंगे, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और इस वायर जो कि फिक्स्ड होते हैं अपने अपनी जगह पे, जिसको हम टर्मिनल्स कहते हैं, और इसमें से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है और यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, करंट का कैरियर होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो मूव करने के दौरान ये पॉजिटिव आयन से टकराता है और वही टकरात रेजिस्टेंस कहलाता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन आप सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है
तो उस मूवमेंट के दौरान ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से टकराता है, और जब ये पॉजिटिव आयन से टकराता है तो ये अपनी कुछ एनर्जी इस पॉजिटिव आयंस को दे देता है। तो जब ये एनर्जी ट्रांसफर करता है, वो एनर्जी ट्रांसफर हीट के फॉर्म में होता है। इसीलिए जब भी करंट किसी भी डिवाइस के थ्रू फ्लो करता है तो वो डिवाइस हीट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करता है वो रास्ते में जितने ही पॉजिटिव आयन होते हैं सबसे कोलाइड करता है, और उन कोलिजन के दौरान हमारा क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब भी बल्ब लंबे समय तक जलता है या फैन भी बहुत देर तक जलता है तो फैन को आप टच करेंगे रोक के तो फैन आपका हीट हो जाता है। ठीक है, तो अब हीटिंग इफेक्ट, जैसे हीटर आपका हो गया, हीटर में आपका क्या होता है कि हीटर आपका तुरंत ही हीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हीटर में कोलिजन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला देखते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, ये आपको हीट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। और हीट क्या होता है, हीट भी एक एनर्जी होता है। तो इसका भी फॉर्मूला एनर्जी से मिलता जुलता ही होता है। जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है कि कोई भी एक कंडक्टर है तो ये कितनी जल्दी हीट करेगा, ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर होता है जो हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर। जितना ज्यादा करंट पास करेगा वो डिवाइस क्या होगा, उतना ही ज्यादा हीट होगा। करंट को स्मॉल आई से करते हैं देखो, तो जितना ज्यादा इसमें से करंट पास होगा इस डिवाइस में से, वो डिवाइस उतना ही ज्यादा हीट होगा। सपोज कीजिए कि एक डिवाइस है, इसमें से अगर कम करंट पास हो रहा है तो वो देर से हीट होगा, अगर इसमें से ज्यादा करंट पास कर रहा है तो ये जल्दी हीट होगा। तो हीट और ये तो रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वो भी स्क्वायर में। सेकंड ये डिपेंड करता है कि हीट कितना प्रोड्यूस होगा, वो इसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस इसके अंदर जितना ज्यादा होगा हीट उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा, रेजिस्टेंस डिवाइस के अंदर जितना कम होगा हीट आपका उतना ही कम प्रोड्यूस होगा। और तीसरा होता है कितने टाइम तक ये आपका डिवाइस ऑपरेट कर रहा है। मतलब अगर आप ये डिवाइस है, इसको अगर आप 10 मिनट तक चलाएं तो ये कम हीट होगा, इसको आप 100 मिनट तक चलाएं या 1 घंटे तक चलाएं तो ये ज्यादा हीट होगा। तो डिवाइस को जितना ज्यादा चलाएंगे डिवाइस उतनी ही ज्यादा हीट होगा, क्योंकि जितना देर तक डिवाइस चलेगा कोलिजन उतना ही ज्यादा होगा। तो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इन 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। जब इन तीनों को हम मिलाते हैं तो ये हमारा बनता है I²RT, जो कि आपने कहीं ना कहीं देखा होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी फॉर्मूला था। तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला। ठीक है, जब इन तीनों को, ये हमारा फॉर्मूला होता है I²RT। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, तो ये हमारा हो जाएगा I² और RT, तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको जब हटाते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट आता है I²RT। इस कांस्टेंट को हम J भी कहते हैं, इस कांस्टेंट को J भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होती है। तो इसी तरह जब ये कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है तो इसकी जगह हम 1 प्लेस कर दे रहे हैं, तो ये हमारा हो जाता है I²RT। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, I²RT। जितना ज्यादा करंट उसके स्क्वायर में वो डिवाइस ज्यादा हीट होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस वो डिवाइस उतना ही ज्यादा हीट होगा, जितने लंबे समय तक चलाएंगे वो डिवाइस उतना ही ज्यादा हीट होगा। अब इसका यूनिट क्या होता है, तो हीट क्या है, एक एनर्जी है, और एनर्जी का यूनिट क्या आता है, जूल होता है। तो इसका जब भी यूनिट आएगा वो जूल में आएगा। ओके स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट, अब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, अब तक हमने ये चीज को स्टडी किया कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसे ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत है, लेकिन वो कितनी तेजी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है या कितने देर से या कितने धीमे धीमे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, यही हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर को हम P से डिनोट करते हैं, कैपिटल P से, और इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर इज नथिंग बट द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, कितनी तेजी से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। कोई भी डिवाइस है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी धीरे धीरे कंज्यूम कर रहा है या तेजी से कंज्यूम कर रहा है, वही हमारा इलेक्ट्रिकल पावर कहलाता है। तो क्या कहता है, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। अब ये कंज्यूम कौन करता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस कंज्यूम करता है, बाय इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो यही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल पावर कहलाता है। या फिर इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस कितनी तेजी से काम कर रहा है। जैसे आपके पास एक हीटर है, उस हीटर को आपने ऑन किया तो कितनी तेजी से वो रूम को गर्म कर सकता है, वो भी हमारा इलेक्ट्रिकल पावर कहलाता है। तो इसका जो सेकंड डेफिनेशन है हम उसको लिख सकते हैं ये भी, रेट एट विच वर्क इज डन बाय
बाय अप्लायंस, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कितनी तेजी से वर्क कर रहा है। अब हम इसका फॉर्मूला लिखने आ रहे हैं, इसको डिनोट तो करते हैं P से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम डेफिनेशन से बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिकल डिवाइस, किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो डिवाइस कंज्यूम कर रहा है, E/T, ठीक है। या फिर सेकंड डेफिनेशन से देखें, रेट एट विच वर्क इज डन बाय द अप्लायंस, तो जहां भी रेट आएगा वहां T नीचे आ जाएगा और वर्क इज डन बाय द अप्लायंस। एक चीज आपने फिजिक्स में क्लास 9 में पढ़ा होगा कि एनर्जी और वर्क सेम होता है और दोनों का यूनिट भी सेम होता है, जूल जूल होता है, ठीक है। इसमें से आप कोई भी एक फॉर्मूले को यूज करें, आपका आंसर हमेशा सेम रहेगा। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं और तो फिर से ये हमारा हो जाएगा पावर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, V I और T होता है और डिवाइडेड बाय T है, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V I, ठीक है। पावर क्या आ जाएगा, V I हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू द डिवाइस। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल पावर का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अगर हम क्या करें कि V की जगह, हमें पता है V क्या होता है, V का वैल्यू I R होता है, तो V की जगह हम अगर I R पुटअप करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा I R डॉट I, तो I मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या बन जाएगा, I स्क्वायर R, तो पावर का दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा I स्क्वायर R। अब यहाँ से अगर I को V बाई R पुटअप करें तो यहाँ पे हमारे पावर क्या आ जाएगा, V, और I की वैल्यू है V बाई R, तो ये हमारा आ जाएगा V स्क्वायर बाई R। तो ये हमारा पावर का तीसरा फॉर्मूला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेम था हमारा यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या मिला, पावर का हमें एक फॉर्मूला मिला VI, पावर का हमें जो दूसरा फॉर्मूला मिला वो हमारा मिला I स्क्वायर R, और जो तीसरा फॉर्मूला मिला वो हमें क्या मिला, V स्क्वायर बाई R। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, VI और T, I स्क्वायर RT और V स्क्वायर अपॉन RT, मतलब पावर के फॉर्मूले में केवल ये T कैंसिल हो गया, बाकी सारा फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसा है, ठीक है। तो हम ये हमारा क्या आ गया, पावर का फॉर्मूला है। अब सेकंड चीज है पावर का SI यूनिट क्या होता है, तो आप एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पावर का जो फॉर्मूला था वो था E/T, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होता है, जूल होता है, और इसका क्या होता है, सेकंड होता है, टाइम का सेकंड होता है, ठीक है। तो पावर का जो हमें एक यूनिट मिला वो हमें मिला जूल बाई सेकंड, ठीक है। और ये जूल बाई सेकंड को हम क्या कहते हैं, वॉट बोलते हैं। तो इसका SI यूनिट क्या होता है, वॉट होता है, और ये वॉट किसके बराबर होता है, जूल पर सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। या फिर अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तो हमें एक दूसरा यूनिट भी मिल जाएगा, V हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसका यूनिट वोल्ट होता है, और ये हमारा क्या होता है, एम्पियर होता है। इसका जो दूसरा फॉर्मूला मिलता है वो V इंटू A मिल गया, वोल्टेज इंटू एम्पियर, और जिसको हम क्या कहते हैं, वॉट बोलते हैं, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के 3 यूनिट मिले। सबसे जो पहला जो SI यूनिट था वो क्या था, वॉट था, और ये वॉट किसके बराबर था, इसको आप जूल पर सेकंड के बराबर भी बोल सकते हैं, या फिर इसे वोल्टेज इंटू करंट के बराबर बोल सकते हैं, वोल्ट इंटू एम्पियर के बराबर बोल सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 वॉट क्या होता है, तो आप सिंपल बोलोगे कि जब हम किसी डिवाइस के अक्रॉस एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दें, और जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देने पे उस डिवाइस के अक्रॉस अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो उस डिवाइस का पावर कितना होगा, उसका पावर आपका हो जाएगा 1 वॉट हो जाएगा। तो मैं आपको बोलूं कि जैसे ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इसका पावर 1 वॉट है, तो इसका मतलब क्या है, इसका 2 मतलब निकलता है। पहला मतलब वोल्ट इंटू एम्पियर से, कि अगर इस डिवाइस के अक्रॉस हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देने पे इसके अक्रॉस 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो उस केस में इसका पावर क्या हो जाएगा, 1 वॉट हो जाएगा। या फिर हम सेकंड बोल सकते हैं कि जब ये डिवाइस 1 जूल का वर्क कर रहा है, 1 जूल का वर्क 1 सेकंड में कर ले रहा है, तो इसके अक्रॉस पावर कितना हो जाएगा, 1 वॉट का हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें कुछ नाउ स्टूडेंट्स हम पावर के 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल में दोनों के इंस्ट्रक्शन सेम है, फाइंड पावर स्पेंट इन बल्ब 1। ये फर्स्ट बल्ब है, ये सेकंड बल्ब है, यहाँ भी फर्स्ट बल्ब है, ये सेकंड बल्ब है, 2 अलग अलग क्वेश्चन है। दोनों में पहले बल्ब में कितना पावर स्पेंड होगा आपको वो फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों बल्ब के थ्रू रेजिस्टेंस दे रखा है, ओम का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस होगा ये 110 और 110 ओम का। तो सबसे पहले हमें यहाँ से करंट फाइंड करना होगा। अगर सर्किट सीरीज में है तो आप करंट फाइंड कर लीजिए, आपके लिए ज्यादा आसान वही होगा। तो हम इसके क्रॉस क्या करते हैं, हम करंट फाइंड करते हैं। तो आपको पता है जब भी हम किसी सर्किट के क्रॉस करंट फाइंड करते हैं, सबसे पहले दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा,
ये दोनों हमारे सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 110 ओम प्लस 110 ओम, तो ये हमारा हो जाएगा 220 ओम। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें करंट निकालना है तो I क्या होता है, V अपॉन R इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, R की आपकी वैल्यू हो जाएगा 220 वोल्ट और ये हमारा रेजिस्टेंस भी आ गया 220 ओम। ये क्या, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 वोल्ट अपॉन ओम क्या होता है, एम्पियर होता है। तो यहाँ से 1 एम्पियर का आपका करंट पास कर रहा है, जो कि इसके थ्रू 1 एम्पियर करंट पास कर रहा है। ठीक है, अब इसके अक्रॉस आपको क्या करना है, पावर फाइंड करना है। ठीक है, इसके डायग्राम को आप यहाँ बना दीजिए। ठीक है, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है, 110 ओम का है, करंट 1 एम्पियर का फाइंड कर रहा है, वोल्टेज आपको मालूम नहीं है। तो पावर क्या है, यहाँ पर 3 फॉर्मूले होते हैं, तो पावर आपको नाउ स्टूडेंट अब हम इसके अक्रॉस पावर फाइंड करते हैं। तो पावर का हमें फॉर्मूला मालूम है, एक फॉर्मूला होता है V और I। तो इसके अक्रॉस में रेजिस्टेंस तो मालूम है, करंट तो मालूम है, लेकिन वोल्टेज नहीं मालूम है। अब एक चीज ध्यान से देखने की बात ये है कि जो यहाँ पे भी वोल्टेज दिया 220 वोल्ट, लेकिन ये वोल्टेज पूरे सर्किट का वोल्टेज है, लेकिन हमें वोल्टेज किसके अक्रॉस लेना है, केवल इसके अक्रॉस लेना है। और सीरीज में वोल्टेज चेंज हो जाता है, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा हमें ये नहीं मालूम है। ठीक है, तो हम इसका दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू होता था IR डॉट I और I मिलकर क्या होता था, I स्क्वायर R होता है। ठीक है, तो इसका दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा I स्क्वायर R। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। I का वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है, 1 एम्पियर गिवन है, और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और R हो जाएगा 110 हमारा हो जाएगा, और ये जो हमारा आंसर आ जाएगा 110 आ जाएगा। पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। तो इसके पास पावर यूज कितना होगा, 110 वॉट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड को देखते हैं। सेकंड में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भी पावर इस 1 फर्स्ट बल्ब के अक्रॉस आपको पावर करना है। अब एक चीज ध्यान से देखिए, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V होता है और I होता है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जितना 220 वोल्ट इसकी सेल के अक्रॉस है, उतना ही 220 वोल्ट पहले और दूसरे वाले के अक्रॉस होगा, और उतना ही 220 वोल्ट पहले वाले के भी अक्रॉस होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको कितना पावर डिसिपेट हुआ है पहले के अक्रॉस, वो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे। वोल्टेज आपको मालूम नहीं है, जैसे अगर आप ये बल्ब लें तो इसके अक्रॉस ये पैरेलल कनेक्टेड है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 220 वोल्ट का हो जाएगा। अब करंट कितना पास कर रहा है ये तो आपको मालूम है, रेजिस्टेंस आपको मालूम है 100 ओम का। तो यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो कि इसके अक्रॉस आपका करंट कितना, इसके अक्रॉस हमारा V मालूम है I, तो अब हम इसके अक्रॉस जो करंट है हम फाइंड करते हैं वो, तो जो I का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन हो जाता है R। ठीक है, तो V तो हमारा है, अब इसके अक्रॉस हमारा I का वैल्यू V अपॉन R। ठीक है, ये R स्मॉल लिखे कैपिटल कोई फर्क नहीं पड़ता, तो V इंटू V कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन हो जाएगा R। अब ध्यान से देखिए वोल्टेज कितना है, 220 है, तो 220 इंटू 220 हो जाएगा, अपॉन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R। R आपका कितना है, 100 का है, सॉरी R आपका 100 का है, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो जो आपके इसके अक्रॉस पावर कितना आ जाएगा, 484 आपका जूल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी पावर आपका वाट में आता है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, वाट आ जाएगा, ये आपका वाट आ जाएगा। ठीक है, तो ये अकेला बल्ब कितना कंज्यूम करेगा, 484 वाट। अब अगर क्वेश्चन आता है कि ये दोनों मिलकर कितना कंज्यूम करते हैं, ये दोनों मिलकर पूरा सर्किट में कितना कंज्यूम होता है, तो पूरा सर्किट का आपसे पावर कंज्यूम पूछे तो आपको एक काम करना है, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेना है। तो इसका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन जो R इक्विवेलेंट होगा वो 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 100 होगा, जहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट आपका 50 ओम आ जाएगा। ठीक है, R इक्विवेलेंट आपका 50 ओम आ गया। अब पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट वोल्टेज है वो कितना आ गया, 50 आ गया। अब पूरे सर्किट का पावर कितना हो जाएगा, तो आपको पावर का फॉर्मूला बताएंगे, V अपॉन होता है I हमने फाइंड किया नहीं है तो I की जगह हम क्या रख देंगे, V अपॉन रख दें R। ठीक है, वोल्टेज हमें 220 हमें मालूम ही है, V इंटू V का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हमारा हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको फर्दर करेंगे सॉल्व तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 968 वॉट आ जाएगा। मतलब जब आप पैरेलल में आप लगाते हैं तो पावर कितना होता है, हाफ लगता है। तो स्टूडेंट अगर सिंगल पूछते तो सिंगल निकाल देते, अगर पूरे सर्किट का पूछता तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल कर उसको फाइंड करते। ओके स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ स्टूडेंट अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो आप घर में बिजली यूज करते हैं तो उसका आपका पेमेंट किस टर्म में होता है, किस टर्म में आपका बिजली का बिल आता है।
तो आप एक बात का इसमें ध्यान रखेंगे, जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सबसे पहले देखेंगे ये किस चीज का यूनिट है। तो इसका जो यूनिट होता है वो हमारा होता है किलोवाट आवर, इसमें के हमारा क्या होता है स्मॉल होता है, वाट आपका कैपिटल होता है, और ये क्या होता है आवर हमारा एच स्मॉल होता है। तो जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो क्या होता है वो होता है किलोवाट आवर, और वही किलोवाट आवर को हम क्या कहते हैं यूनिट कहते हैं, क्या कहते हैं बिजली का यूनिट कहते हैं। अगर कोई हमसे बोले कि हमारा मीटर एक यूनिट बढ़ गया, क्या हो गया मीटर एक यूनिट बढ़ गया, तो उसका मतलब क्या है कि हमने 1 किलोवाट आवर हमने बिजली इस्तेमाल कर दिया। अब ये 1 किलोवाट आवर क्या है, ये करंट है कि वोल्टेज है कि पावर है कि एनर्जी, हम इसको चेक करते हैं। तो अगर आप इस यूनिट को ध्यान से देखें तो किलोवाट किसका यूनिट होता है, किलोवाट आपका यूनिट होता है पावर का। किसका यूनिट होता है पावर का, और किलोवाट यहाँ पे आवर है, आवर किसका यूनिट होता है टाइम का। ये दोनों इनके ऐसा यूनिट नहीं होते, लेकिन यूनिट तो इसी के होते हैं। तो आवर आपका टाइम का यूनिट है और किलोवाट आपका पावर का यूनिट है, और ये किलोवाट से आवर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशन क्या आता है आपको पता है, पावर इनटू टाइम क्या आता है एनर्जी आता है। हमने अभी देखा था कि पावर क्या होता है एनर्जी अपॉन हमारा टाइम होता है। तो टाइम को इस साइड ले जाए तो ये हमारा क्या आता है पावर इनटू टाइम आता है। तो ये किलोवाट आवर क्या है, तो सिंपल सा बोल सकते हैं कि जो किलोवाट आवर है ये किसका यूनिट है। ये देखने से लग नहीं रहा होगा, लेकिन ये किसका यूनिट आ गया, पावर इनटू टाइम का यूनिट है ये, और पावर इनटू टाइम हमें क्या देता है तो एनर्जी देता है। तो ये किसका यूनिट है, तो ये यूनिट ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ से हमें क्या मालूम चला, जो हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है वो करंट पे नहीं आता है, ना ही वो पोटेंशियल डिफरेंस पे आता है, और ना ही वो इलेक्ट्रिक पावर पे आता है। वो किस पे आता है, वो एनर्जी पे आता है। आप जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करोगे आपके घर का रीडिंग उतना ही आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, 1 यूनिट आपका 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, और किलोवाट आवर क्या है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। अब हम ये समझते हैं किलोवाट आवर क्या होता है। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक हीटर है, अब इस हीटर की जो पावर है कितना है वो 1000 वॉट है, मतलब ये 1000 वॉट का हीटर है। तो जब हम इस 1000 वॉट के हीटर को 1 घंटे तक हम इस्तेमाल करेंगे, जब हम 1000 वॉट के हीटर को हम 1 घंटे तक हम इस्तेमाल करेंगे, तो हम कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर लेंगे, तो हम 1000 वॉट आवर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर लेंगे, मतलब हमने 1 किलोवाट आवर एनर्जी का कंज्यूम कर लिया। 1000 को हमने किलो लिख दिया, और वॉट पावर और आवर एनर्जी ऑफ टाइम, ठीक है, तो यूनिट ऑफ टाइम। तो हमारा 1 किलोवाट आवर क्या होता है, जब हम 1000 वॉट का पावर 1 घंटे तक लगातार इस्तेमाल करते जाएंगे, तो हमारा कितना हम एनर्जी यूज कर लेंगे, तो 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम कर लेंगे। इसको हम और अच्छे से समझेंगे न्यूमेरिकल में, लेकिन उससे पहले हम इसके बारे में 2 चीजें देख लें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपका होता है, जो कॉमर्शियल यूनिट, वो किसके टर्म में होता है, किलोवाट आवर में। एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि के स्मॉल होगा, डब्ल्यू कैपिटल होगा, और एच आपका क्या होगा स्मॉल होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। तो हम पावर जब भी कैलकुलेट करेंगे वो किसके टर्म में कैलकुलेट करेंगे, हम हमेशा किलोवाट के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। वॉट भी दिया तो उसको हम किलो के टर्म में हम कैलकुलेट कर लेंगे, और टाइम को हम किसके टर्म में कैलकुलेट करेंगे, आवर के टर्म में कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा हो गया इसके बारे में फर्स्ट चीज। अब हम इसके बारे में सेकंड चीज देखते हैं कि कॉमर्शियल यूनिट और एसआई यूनिट के बीच का रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो हम ये सेकंड चीज जरा देखें कि कॉमर्शियल यूनिट और एसआई यूनिट के बीच का रिलेशन क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें तो मालूम है कि जो 1 किलोवाट आवर होता है, 1 किलोवाट आवर होता है वो कॉमर्शियल यूनिट है। अगर हम इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें तो क्या क्या होगा, इसे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको 1 किलोवाट आवर ऐसे लिख सकते हैं, 1 किलोवाट इनटू 1 आवर, ठीक है। अब एसआई में कन्वर्ट करना है, तो पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। तो किलोवाट को हम वॉट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1000 वॉट आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा आ जाएगा आवर। आवर हमारा एसआई यूनिट नहीं है, टाइम का एसआई यूनिट सेकंड है। तो हम इसको आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट हो जाएगा, फिर अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा वॉट, और सेकंड यूनिट हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये हमारा 60 × 60 कितना हो जाएगा
3600 और ये हमारा कितना हो जाएगा 1000। अब जब हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो 36000000, ये हमारा आ जाएगा वॉट इनटू सेकंड। अब देखिए जो ये हमारा कितना आ जाएगा वॉट इनटू सेकंड, और वॉट इनटू सेकंड क्या होता है जूल होता है। तो 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है 36000000 कितना जूल होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बुक में ऐसे भी लिखा होता है 1 2 3 4 5 6, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये इसका एक्चुअल रिलेशन होता है किलोवाट आवर का और जूल का। ठीक है, ये क्या है कॉमर्शियल यूनिट है और ये ऐसा यूनिट है, तो ये भी रिलेशन आपको ध्यान रखेंगे। ओके स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट, अब कॉमर्शियल यूनिट को और अच्छे समझने के लिए हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स चेक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो न्यूमेरिकल गिवन है एक फैन है, अ फैन ब्रैकेट में 60 वॉट। 60 वॉट का मतलब क्या है, इस फैन का आपको वॉट किसका यूनिट है पावर का यूनिट है, इस फैन का आपको पावर गिवन है वो है 60 वॉट। ठीक है, एक फैन है 60 वॉट, रन फॉर 3 आवर्स, जो कि 3 घंटे तक ऑपरेट कर रहा है। कितने घंटे तक चल रहा है 3 आवर तक ऑपरेट कर रहा है। फाइंड द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आपको कितना यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हुआ है। तो आपको पता है कि 1 यूनिट किसके बराबर होता है, 1 यूनिट जो आपका होता है 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करना होगा तो हमें सबसे पहले हमें जो पावर इनटू टाइम हमारा होता है। ठीक है, पावर को आपको किस में लेना है किलोवाट में लेना है, तो हम इसको पावर हमारा वॉट में ले लेंगे 60 वॉट, तो 60 वॉट को आप क्या करेंगे किलोवाट में बदल देंगे, तो उसके लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 60 किलोवाट आ गया, ये 3 घंटे तक चल रहा है, टाइम हमारा आवर में ही होना चाहिए, ये 3 घंटे तक चल रहा है, तो मल्टीप्लाई करके हमने कर दिया 3 आवर। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6 3 जा 18/100 हमारा आ जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा स्मॉल p कैपिटल W और किलोवाट आवर। अब देखिए इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.18 किलोवाट आवर। अब आपको एक चीज तो पता है कि 1 किलोवाट आवर आपसे यूनिट पूछा है, तो यही आपका इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट होता है, इसको हम सिंपल बोल सकते हैं, सही हमारा कितना आ जाएगा 0.18 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल था बहुत सिंपल था, आपको सिर्फ पावर लेना है, पावर को आपको पावर इनटू टाइम का मल्टीप्लाई करना है, पावर को आपको किलोवाट में कन्वर्ट कर लेना और टाइम को आपको आवर में रख देना। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पूछा है कि फाइंड बिल ऑफ आपको बिल फाइंड करना है अगर एक यूनिट का कॉस्ट कितना है ₹4 है। ठीक है, और 2 फैन है और दोनों का आपका पावर कितना है 50 वॉट है, जो कि हर दिन 2 घंटे चल रहे हैं। ठीक है, तो 1 मंथ का बिजली का बिल क्या है। एक बात एग्जाम ध्यान देंगे, जब भी एग्जाम हो 1 मंथ गिवन हो और डेट ना गिवन हो, मंथ भी कौन सा है वो ना गिवन हो, तो इसको आप क्या मान लोगे, इसको आप 30 डेज मान लो। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक दिन में बिजली का बिल का खर्च कितना आएगा। तो जो हम पहले हम एनर्जी निकालते हैं, तो एक बल्ब का हमारा पावर कितना है 50 है, लेकिन हमारे पास एक नहीं 2 बल्ब है, तो 2 बल्ब हमारे क्या करेंगे कि दोनों बल्ब सॉरी 2 फैन है, तो दोनों फैन का हमारा पावर कितना हो जाएगा मिला के 100 हो जाएगा। दोनों फैन 2 घंटे चल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए कि 50 वॉट का एक फैन है, लेकिन हमारे पास 2 फैन है, तो 2 फैन 50 100 वॉट खर्च कर देंगे, और दोनों 2 घंटे डेली चल रहे हैं, दोनों 2 घंटे डेली चल रहे हैं, तो ये किसमें यूनिट गिवन है, यूनिट तो आपको गिवन है, ये डेली 2 आवर हो गया, ये तो आपका वॉट में गिवन है, इसको आप कन्वर्ट कर लोगे किलोवाट में, तो वॉट आपका किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे 1000 से 50 वॉट था, ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया किलोवाट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये कितना दिन तक चल रहा है, तो ये तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा एक दिन के लिए, एक दिन में 50 वॉट के 2 बल्ब जिसको जो 2 फैन जिसको हमने किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया, 1000 से डिवाइड करके 2 घंटे चल रहे हैं। अगर ये एक दिन चले तो ये इतना एनर्जी कंज्यूम करेंगे, अगर ये 30 दिन चले तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 30। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 10 से 10 कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल, और ये 5 टू 10, तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये 6 यूनिट, ऐसे मन किया कि 6 यूनिट 3 टू 6 किलोवाट आवर की, ये आपका 6 किलोवाट आवर ये बिजली का बिल कंज्यूम करेगा, और 6 किलोवाट क्या होता है हमारा 6 यूनिट ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आपसे पूछा गया कि आपसे बिल पूछा है अगर एक यूनिट का कॉस्ट क्या है ₹4 है, तो आपका बिल कितना आ जाएगा
1 यूनिट का आपका कॉस्ट है रुपीज 4 और आपने कितना यूनिट कंज्यूम कर दिया 6, तो ये जो आपका बिल आ जाएगा वो 24 रुपीज आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब ये दो भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इसी पे हैं। सपोज ये एक बल्ब गिवन है और इस बल्ब में जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इनके अक्रॉस है, ये 200 वोल्ट है, ठीक है। और इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस गिवन है, इस बल्ब के जो अंदर का जो ये रेजिस्टेंस गिवन है, ये 100 ओम गिवन है। और ये बल्ब आपका डेली 3 आवर चल रहा है, ठीक। और ये बल्ब को हमने 3 घंटे तक चलाया है, तो फिर 3 घंटे में अगर हम 100 ओम बल्ब को जलाएं 3 घंटे तक, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट है, तो उसका बिजली का बिल क्या है। तो अब देखिए, हमें तो मालूम है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो होता है, जो किलोवाट आवर में हमारा आना चाहिए, वो आपका होता है पावर, जिसको हम हमेशा किलोवाट में हम लेते हैं, और इनटू होता है टाइम, जिसको हमेशा आवर में लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे पावर तो गिवन नहीं है, तो हमें पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पावर का हम 3 फॉर्मूले मालूम है, V और I। हमारे पास यहाँ I तो है नहीं, तो I को हम V के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। I क्या होता है, V/R ही होता है। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल जाएगा V²/R, ठीक है। तो ये हमारा पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। अब V² को कैलकुलेट करें तो 200 × 200, और हमारा कितना गिवन है, R हमारा गिवन है 100। तो 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 400 हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल पावर है ये हमारा कहाँ पे, अब ये यूनिट इसका क्या हो जाएगा, वाट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने पावर कैलकुलेट कर दिया, पावर हमारा आ गया 400 वाट, ठीक है। लेकिन हमें किलोवाट में चाहिए, तो किलोवाट में वाट को डिवाइड करने के लिए हमने वाट में कन्वर्ट, वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करके हमने 1000 से डिवाइड किया। 1000 जैसे डिवाइड किया, ये वाट किलोवाट आवर किलोवाट में कन्वर्ट हो गया। टाइम आपको गिवन है 3 आवर, जो आपको चाहिए वो गिवन ही, तो ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 4 × 12, तो 12 अपॉन कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। और ये किलोवाट आवर है, किलोवाट आवर आपके यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1.2 यूनिट आ जाएगा। तो अगर इस बल्ब को 3 घंटे तक जाकर हमारा कितनी बिजली खत्म होगी, 1.2 यूनिट। 1 यूनिट की बिजली का कॉस्ट कितना है, ₹3 है। तो टोटल बिल कितना आएगा, तो हम बिल कर देंगे। 1 यूनिट का कॉस्ट है हमारा 1.2, सॉरी यूनिट जो कंज्यूम हुआ वो हमारा है 1.2, और 1 यूनिट का कॉस्ट है ₹3। तो ये हमारा आ जाएगा ₹3.6 पैसे, ₹3.6। नाउ अब स्टूडेंट हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 5 फैन है और सभी फैन का पावर 40 वाट है, वो 2 घंटे तक चल रहा है। 2 बल्ब है, सभी बल्ब का पावर 100 वाट है, वो 4 घंटे तक चल रहा है। एक टीवी है, सभी का पावर 200 वाट है, वो 3 घंटे तक चल रहा है। तो आपको 1 महीने का बिल बताना है। आपको एक बात का ध्यान है कि कभी भी अगर मंथ मेंशन ना हो तो उस महीने को आप 30 दिन का यूज कर लेंगे। कॉस्ट है 5 रुपये प्रति यूनिट। तो हम सबसे पहले ये देख ले हर एक डिवाइसेस कितना पावर हमारा कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारा पावर जो फैन कंज्यूम कर रहा है, और हमारे पास 5 फैन है, सभी का हमारा पावर कितना है, 40 वाट, ठीक है। अब ये तो हमारा फैन का जो हमारा पावर हो गया, ये हमारा फैन कितना हो गया, 200 वाट का हमारा फैन हो गया, ठीक है। अब ये 200 वाट का फैन हो गया। ऐसे हम पावर ऑफ जब बल्ब देखें तो बल्ब हमारा 2 बल्ब है और एक का 100 है, तो 200 वाट का हमारा बल्ब भी हो जाएगा। इस तरह टीवी का देखें तो टीवी हमारा एक है 200 वाट का, ठीक है। तो जो पावर ऑफ टीवी जरा देखें तो वो हमारा 200 वाट का है। अब हम देखते हैं कि ये तो इन सब का पावर हो गया। अब ये कैसे यूनिट को कंज्यूम कर रहा है, तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो जो फैन हो गया, फैन हमारा 200 वाट का है, इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000। कितने देर तक चल रहा है, तो ये 2 घंटे तक चल रहा है। इसी तरीके से हमारा बल्ब है, बल्ब हमारा 200 वाट का है, किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये कितने देर तक चल रहा है, 4 घंटे तक चल रहा है। इसी तरह हमारा टीवी है, टीवी हमारा 200 वाट का है, इसको आप किलोवाट में कन्वर्ट कर लें 1000। कितने देर तक चल रहा है, 3 घंटे तक चल रहा है। तो इस सबका हमारा यूनिट कितना आ जाएगा, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। पहला हमारा आ जाएगा 0.4, दूसरा हमारा ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.8, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा कितना आ जाएगा 0.3। तो ये तो इनका एक दिन का यूनिट का, ये इनका एक दिन का किलोवाट का खपत है। वाट से 12 × 15 तो ये हो जाएगा 1.5। अब ये किलोवाट आवर, ठीक है। ये हमने एक दिन का इनका बिजली का बिल निकाला, क्योंकि ये सभी किलोवाट में थे, और टाइम आपका आवर में था। किलोवाट आवर की जगह पे यूनिट भी लिख सकते हैं। तो एक दिन का खर्च हो गया 1.5 यूनिट। कितना दिन चलाना है, 30 दिन चलाना है,
तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 30 डेज वो हमारा कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 30। अब जो भी हमारा आ जाएगा 45 यूनिट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया 45 यूनिट। बिल कितना आएगा, तो 1 यूनिट का कॉस्ट है ₹5। तो जो हम बिल में क्या कर देंगे, बिल में हम ₹5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, तो ये हमारा आ जाएगा 225। तो ये कितना हो जाएगा ₹225। तो बिजली का बिल कितना आ जाएगा, बिजली का बिल आ जाएगा ₹225। अब पहले हम एक दिन का पावर निकाल देंगे, फिर उसको 30 से मल्टीप्लाई करके 1 मंथ का आ जाएगा, और फिर उसको बिल से, फिर उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट, अब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं पावर रेटिंग ऑफ डिवाइसेस। जैसे आप कोई भी डिवाइस खरीदने जाते होंगे तो उसको उसका पावर लिखा रहता है। कैसे लिखा रहता है, सपोज कीजिए कि हमने एक बल्ब खरीदा, हर डिवाइस का पावर आपका लिखा रहता है, या फिर हमने बल्ब खरीदा तो बल्ब की जो रेटिंग होती है वो सपोज कीजिए कि ऐसे होती है 220 वोल्ट और 100 वॉट। अब इसका मतलब क्या होता है, कोई भी डिवाइस खरीदेंगे, टीवी, फ्रिज, तो सब में उसकी पावर की कुछ रेटिंग होती है। इसका मतलब क्या होता है, ये तो आपको दिख रहा है 220 वोल्ट है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा है, और ये वॉट है, ये पावर दिखा रहा है। अब एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये आपको ये बताता है कि अगर हम बल्ब को, अगर हम इस इलेक्ट्रिक बल्ब को अगर हम 100 वॉट के पावर से ज्वाइन करें, जैसे इफ वी कनेक्ट, इस लाइन को ध्यान दीजिए, इफ वी कनेक्ट bulb to 220 volt potential difference, then it will give 100 watt एनर्जी। कितना पावर देगा, इट विल गिव 100 वॉट पावर। और वॉट क्या होता है, आपने पढ़ा है कि जो वॉट आपका होता है वो जूल पर सेकंड भी होता है, तो इट विल गिव 100 वॉट और 100 जूल एनर्जी पर सेकंड, 100 वॉट पावर। यही इसका मतलब होता है। अगर इस बल्ब को हम 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करें तो ये 100 वॉट का पावर देगा, मतलब ये 100 जूल एनर्जी पर सेकंड देगा। ठीक है, अब पावर रेटिंग में आपको दो चीजें ध्यान रखना होता है। पावर रेटिंग आपको दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमारा एक बल्ब था, और इस बल्ब का जो पावर था, ये हमारा बल्ब, ये हमारा गिवन था, इसको जब हमने 220 के पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया, ये कंडीशनर है, जब इसको 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से आप इसे कनेक्ट करते हो तो उसके बाद जो ये पावर देता है ये 100 वॉट का देता है, या फिर आप इसे बोल सकते हो कि ये जो बल्ब है आपको 100 जूल की एनर्जी, 100 जूल की एनर्जी पर सेकंड देता है। हर सेकंड ये कितना देता है, 100 जूल की एनर्जी देता है, अगर इसे 220 वोल्ट से कनेक्ट करोगे तो। लेकिन क्या होती है, अगर इसकी पावर हम डाउन कर दें, अगर इसको 110 वोल्ट से कनेक्ट करें तो उस केस में इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे आपने घर में देखा होगा कि जैसे जो बल्ब होता है जलते जलते डिम हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि वोल्टेज क्या हो गया, कम हो गया, या बल्ब बहुत तेजी से जलने लगता है तो हम बोलते हैं कि वोल्टेज ज्यादा हो गया। उसका मतलब यही होता है कि जो मार्केट में डिवाइस पावर रेटिंग होती है वो ये बताता है कि आपको किसी भी डिवाइस का पावर फिक्स नहीं होता है। ये पावर रेटिंग आपको ये बताता है कि अगर आपने 220 वोल्ट दिया तभी जाके आपको 100 वॉट मिलेगा, लेकिन अगर ये वोल्टेज चेंज हो गया तो आपको जो पावर या जो एनर्जी मिलता है वो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आपको दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता है। वो क्या मिलता है, जैसे आपने जो पावर रेटिंग देखा तो आपको पता है जो पावर होता है वो क्या होता है, V/I होता है। ठीक है, तो इस बल्ब में पावर आपका होता है V/I होता है। ठीक है, आप यहाँ से अगर I निकालो तो P/V हो जाएगा। अब सपोज कीजिए कि ये बल्ब का जो पावर था वो कितना था, 100 था। ठीक है, और जो हमारा वोल्टेज का कितना था, 220 था। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 5/11 मिलेगा। ये आपको देखो 5/11 आएगा। इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो 0.4 और 5 के, ये 0.45 के ये आसपास आ जाएगा। तो यहाँ से अगर इस पावर रेटिंग से इस दोनों के रेटिंग को इस्तेमाल करके अगर हम करंट निकालेंगे तो ये हमारा आ गया 0.5 एम्पीयर। तो एक बल्ब है जिसके ऊपर 220 का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और दूसरा आपका पावर गिवन है। अगर उसको उस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पावर को इस्तेमाल करके जो हम करंट निकालते हैं तो ये जो करंट आता है ये आपका आता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट का मतलब क्या है कि अगर हमने करंट की वैल्यू 0.45 एम्पीयर से इंक्रीज कर दी तो उस केस में बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। मतलब जो भी पावर रेटिंग है
उस पावर रेटिंग से हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? जो पहला हम चीज फाइंड कर सकते हैं, आई मैक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि अगर करंट की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से एक्सीड कर गई, अगर ये करंट की वैल्यू 0.45 एम्पीयर से एक्सीड कर गई तो उस केस में हमारा बल्ब क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ये हम P/V का फॉर्मूला इस्तेमाल करके कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट उस डिवाइस के थ्रू आउट द लाइफ सेम रहेगी, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद एक चीज हम और भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें एक फॉर्मूला पता है कि P इक्वल टू क्या होता है? V/I होता है, ठीक है। I की जगह हम चाहे तो V अपॉन लिख सकते हैं, R वी अप्लाइंग ओम्स लॉ, और ये इसको जब पूरा हम फुल्ली करेंगे सॉल्व तो V अपॉन R इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। यहाँ से अगर हम R निकालना चाहेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? R हमारा हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है। इस बल्ब की बात करें तो इसमें जो वोल्टेज गिवन है वो 220 का स्क्वायर है और जो पावर है ये आपको 100 गिवन। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 220 इंटू 220 और ये डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 22 इंटू 22 कितना होता है? 484 होता है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस क्या आ गया? 484 ओम आ गया। तो मतलब जब आप इस पावर रेटिंग का इस्तेमाल करके जो आप रेजिस्टेंस निकालते हैं तो ये रेजिस्टेंस किसका होगा? वो रेजिस्टेंस इस बल्ब का होगा। मतलब जिस डिवाइस पे जो भी पावर रेटिंग लिखा रहेगा, जब इसका इस्तेमाल करके आप रेजिस्टेंस फाइंड करोगे तो वो रेजिस्टेंस उसी डिवाइस का होगा जो कि थ्रू आउट लाइफ सेम होगा, वो रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो हमने पावर रेटिंग से पहले तो मैक्सिमम वैल्यू का हमने करंट फाइंड कर लिया। सेकंड इन्फॉर्मेशन हमको क्या मिला कि हमने रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। वो उस डिवाइस का रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। जैसे P क्या था? V स्क्वायर अपॉन R होता था, इसी फॉर्मूले से हम इसका रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल चेक करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब ये दो न्यूमेरिकल है पावर रेटिंग ऑफ डिवाइस के, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल एक ये बल्ब है, अ बल्ब 220 वोल्ट एंड 100 वाट। ये बल्ब की रेटिंग जिसको ऑपरेट किया जा रहा है 110 वोल्ट। अब देखिए इसका इस लाइन का मतलब क्या था? एक बार फिर से बता, 220 वोल्ट और 100 वाट। इसका मतलब क्या है कि अगर इस बल्ब को एक 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे, अगर एक 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे तो उस केस में ये 100 वाट का पावर देगा, या फिर ये उस केस में 100 जूल एनर्जी पर सेकंड एमिट करेगा। इस लाइन का तो मतलब ये था, लेकिन इस बल्ब का हमने पावर चेंज कर दिया, इसको 110 पे ऑपरेट कर रहे हैं। ऑपरेट करना था 220 पे, लेकिन उसको ऑपरेट कर रहे हैं 110 पे। तो उस केस में ये पावर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि 220 पे तो पावर इतना था और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करें तो पावर भी चेंज होगा हमारा। तो अब हमें न्यू पावर फाइंड करना है और उसका मैक्सिमम सेकंड क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दैट द बल्ब कैन बियर। मतलब कितना करंट मैक्सिमम होगा जो बल्ब बर्दाश्त कर लेगा या बिना फ्यूज हुए बल्ब उस करंट पे काम कर लेगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू जब भी आपको करंट फाइंड करना होता है, मतलब आई मैक्स आपको फाइंड करना होता है, तो उस केस में बस आपका रेटिंग से ही काम चल जाता है। कैसे कि जो हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा है, पावर हमारा क्या होता है? V इंटू होता है I। आपको जब भी आई मैक्स अगर फाइंड करना हो तो आप आई मैक्स लिख सकते हैं P अपॉन V। इसको आप यहाँ भेज दीजिए तो P अपॉन V हो जाएगा। अब देखिए जो बल्ब में ये 100 वाट का है, पावर 100 वाट का, और ये 220 वोल्ट, ये 220 वोल्ट है, ठीक है। वाट अपॉन वोल्ट आपका एम्पियर ही आ जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला जब इसे आप सॉल्व करने जाएंगे तो ये 0.45 के आसपास आता है। तो ये 0.45 वही करंट है जो ये बल्ब बियर कर सकता है। उसका पावर चेंज या पावर अप या पावर डाउन से कुछ भी वोल्टेज अप या डाउन से लेना देना नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हमारा कितना है जो बल्ब बियर कर सकता है? तो जो मैक्सिमम वैल्यू आ गया 0.45 एम्पियर आएगा। लेकिन वोल्टेज चेंज होने से इस पे और रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस पे पड़ता है पावर पे। तो जब वोल्टेज को हमने 220 वोल्ट से लाके 120 वोल्ट पे दे दिया तो हमारा नया पावर कितना होगा, न्यू पावर कितना होगा। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा सबसे पहले। जो हमने पावर का एक फॉर्मूला पढ़ा है, पावर क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन होता है R। आप यहाँ से फाइंड कीजिए जो R है उसको, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। तो V आपका कितना है? 220 वोल्ट है और V स्क्वायर मतलब 220 को 2 बार, और पावर कितना है? 100 है।
तो यहाँ से आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना है 22 इंटू 22 484 ओम आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस, नाउ स्टूडेंट रेजिस्टेंस तो हमने इस बल्ब का फाइंड कर लिया, तो हमने इस बल्ब का दो ऐसा चीज फाइंड कर लिया जो किसी भी वोल्टेज पे चेंज नहीं होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। अब हमें नया पावर फाइंड करना है, कब फाइंड करना है, जब बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस 220 से 100 हो जाए। तो यहाँ पे जो हम इसको इन पावर के फॉर्म में पुट अप करते हैं, जो पावर हमारा क्या होता है v² होता है, लेकिन इस बार पावर 220 ना होके 110 ही इसको मिलता है। तो ये हो जाएगा 110 और फिर से ये भी हो जाएगा 110 और डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस है। तो अगर आप देखोगे ये 110 इंटू 110, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका सॉल्व होकर 25 आ जाएगा, 25 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो पावर 25 वॉट आ जाएगा। तो हमारा न्यू पावर कितना आ गया, न्यू पावर हमारा आ गया 25 वॉट आ गया, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हमारी करंट कितनी थी 0.45 एम्पीयर, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट अब हम सेकंड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा है कि एक फैन है जिसको ऑपरेट किया जा रहा है 220 वोल्ट और 40 वोल्ट पे, ये इसका रेटिंग दे दिया गया है। अब पूछा गया कि फाइंड द रेजिस्टेंस, आपको इस बल्ब फैन का रेजिस्टेंस बताना है। तो आपने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कभी नहीं चेंज होता है, ठीक है। वो आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको जो 220 वोल्ट की रेटिंग दी हुई है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और ये 40 वोल्ट का आपका पावर गिवन है, ठीक है। अब आप इसमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो आपको मालूम है जो P का जो फॉर्मूला होता है वो v² होता है। यहाँ से आप R को इस साइड भेजिए तो ये हो जाएगा v²P हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि पावर कितना है, पावर आपका है 220 इंटू ये 220 है, और जो रेजिस्टेंस जब भी फाइंड करते हैं तो पावर रेटिंग से ही फाइंड करते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू करंट भी पावर रेटिंग से ही फाइंड करते हैं, और पावर कितना है 40 वोल्ट का है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा ये। अब ये हमारा कितना हो जाएगा 11 2 हो जाएगा, अब ये भी हमारा हो जाएगा 11 110। तो ये जो रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 2 1, ये 220 और ये हमारा पावर है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस हो जाएगा 121 0, हमारा रेजिस्टेंस कितना ओम आ जाएगा 1210, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया फैन का हमारा रेजिस्टेंस आ गया। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि इफ फैन ऑपरेटेड एट, तो अगर हमारा फैन 100 वोल्ट को ऑपरेट करे तो नया पावर क्या होगा। इसका मतलब क्या था 220 और 40 का, कि अगर फैन 220 को ऑपरेट करना है तब ये जाके पावर 40 देगा, 40 पावर देने के लिए इसको 220 को ऑपरेट करना जरूरी था। लेकिन क्या होगा कि फैन 100 पे ऑपरेट करने लगे तो नया पावर कितना होगा। तो फाइंड करते हैं पावर का जो स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है, v²/R होता है। हमने R फाइंड कर ही लिया 1210, वोल्टेज हमारा नया है 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1000 और हमने 120, इतना हमारा आ जाएगा वॉट में। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट ये भी काफी अच्छा मेथड है। इसमें पूछा है कि एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है जो 230, जिसका रेटिंग क्या है 230 वोल्ट और 250 वोल्ट, ठीक है। तो ये कितना जूल एनर्जी कंज्यूम कर लेगा 1 आवर में। तो पहले आपको क्या फाइंड करना है, एनर्जी फाइंड करना है, ओके स्टूडेंट्स। तो अब ध्यान से देखिए कि एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम होता है, ये तो आपको मालूम है। और पावर कितना गिवन है 250 वॉट, ये आपको पावर गिवन है रेटिंग में, तो 250 वॉट है। अब इन 1 आवर, तो ये आपको क्या है, 250 वॉट आपको पावर दे दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये 250 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 1 सेकंड में। 250 वॉट का मतलब क्या होता है, 250 जूल एनर्जी 1 सेकंड में कन्वर्ट कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना आपको कंज्यूम करेगा 1 आवर। तो यहाँ पे आप ये आवर है, सेकंड है, तो इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे ये आप सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में कन्वर्ट, सेकंड से सेकंड आपका डिवाइड हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3600 इंटू 250, ठीक है। तो ये जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 टाइम्स आ जाएगा 0, और 36 दूनी 72 18 आपका ये 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 36, ये 900 हो जाएगा, इतना आपका क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा, ठीक है। तो हाउ मैनी जूल एनर्जी, तो ये इतना जूल एनर्जी, ये इकाई 2.5 से 1000 10 तो ये 9 लाख जूल एनर्जी क्या कर लेगा, ये आपका
1 आवर में कंज्यूम कर लेगा। एक बात का स्टूडेंट आप ध्यान रखें कि अगर किसी बल्ब की रेटिंग 1100 वॉट है तो इसका मतलब यही है कि ये 100 जूल एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम कर रहा है। अब देखिए अब इसका 250 वॉट था तो 250 जूल एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम कर रहा था, तो 1 घंटे में कितना कंज्यूम करता, तो घंटे को भी सेकंड में कन्वर्ट करते, घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 × 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये आपका इतना जो एनर्जी आ गया। सेकंड पूछा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब आपको यहाँ टाइम फाइंड करना है टू कंज्यूम 1 किलोवाट आवर एनर्जी, जब इसको ये 1 किलोवाट आवर एनर्जी को ये कितना देर में कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, पार्ट बी पे। अब इसे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको एनर्जी दे ही दिया है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पे तो हमें जो पावर दिया है वो वॉट में गिवन है और हमसे पूछा है टाइम, तो सबसे पहले जो एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम होता है। यहाँ पे पावर वॉट में गिवन है 250 वॉट। ठीक है, तो यहाँ पे पावर 250 वॉट में गिवन है, तो इस 250 को हम किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 250 किलोवाट हो गया। ये टाइम को हम क्या करें कि हम रहने दें, ये हम रहने दें आवर में, तो हम बोलेंगे टी आवर में ये 1 कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 किलोवाट आवर। इससे आप ध्यान से देखिएगा, एनर्जी हमारा गिवन था 1 किलोवाट आवर, पावर 250 वाट था उसको हमने किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया, और टी आवर ये आपका कितना आपका कंज्यूम कर लेगा 1 यूनिट कंज्यूम कर लेगा या 1 किलोवाट आवर का कंज्यूम कर लेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा 4 आवर। इसका मतलब क्या है कि ये बल्ब आपका 4 घंटे में 1 किलोवाट आवर की एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। ओके स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट, अब हम ये आखिरी न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। इस न्यूमेरिकल में आपको एक सर्किट गिवन है, ये एक सर्किट गिवन है जिसमें से 240 वोल्ट का एसी सप्लाई दिया जा रहा है। ठीक है, उसमें एक फैन है वो 1.2 किलोवाट की रेटिंग का है, एक रेफ्रिजरेटर है जो 220 वाट की रेटिंग का है, और एक 2 बल्ब है और दोनों बल्ब 60 वाट के रेटिंग का है। अब मैं आपसे पूछूं कि फैन की, अगर मैं पूछूं इस फैन का पावर रेटिंग बताओ, इस सर्किट को देख के अगर ये सर्किट आइडियल है, पहला क्वेश्चन, अगर ये सर्किट आइडियल है तो इस फैन की पावर रेटिंग क्या होगी, तो फैन की पावर रेटिंग हो जाएगी 220 वोल्ट जो इसको सप्लाई मिल, सॉरी 240 वोल्ट जो कि इसको सप्लाई मिल रहा है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2 किलोवाट। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा फैन की, अगर इस फैन की रेटिंग पूछता तो रेफ्रिजरेटर की रेटिंग पूछता तो 240 वोल्ट और 200 वाट पावर। ठीक, इसी तरह सबका पहले तो हम ऐसे ही हम रेटिंग लिखते थे। ठीक है, अब पूछा क्या, अगर हम स्विच को ऑन कर दें तो उस केस में कितना पावर सर्किट को सप्लाई होगा। सबसे आसान क्वेश्चन, सर्किट कितना पावर सप्लाई होगा। इसमें आपको 2 चीजें जानना है। पहला चीज, ये हाउस होल्ड सर्किट है, इसमें सभी चीज पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आपको कैलकुलेट करना है पावर सप्लाई टू द सर्किट। तो सर्किट कितना पावर सप्लाई करेगा उसको हम करते हैं कैलकुलेट। तो सबसे पहले देखिए सर्किट में क्या क्या चीज कनेक्टेड है, फैन कनेक्टेड है, तो फैन को कितना पावर मिल रहा है, ये मिल रहा है 1.2 किलोवाट मिल रहा है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर को कितना पावर मिल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 200 वाट का मिल रहा है। बल्ब को कितने का मिल रहा है, 60 वाट का मिल रहा है, और दूसरे बल्ब को भी 60 वाट का मिल रहा है। 3 यूनिट वाट में, तो चौथे को भी हम वाट में कन्वर्ट कर ले, 1.2 किलो वाट को वाट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1200 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई इसको हम 100 करेंगे तो 1200 हो जाएगा। इसको जब हम जोड़ेंगे तो 1200 जो 1400, और 1400 के बाद उसके बाद 60 और 60। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1460 1520, ये 1520 वाट का जो पावर सर्किट को सप्लाई कर रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा 1520 वाट। इसको आप किलो वाट में लिखना चाहें तो 1.52 आपका क्या हो जाएगा किलो वाट हो जाएगा। कैसे, जब हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो। उसके बाद सेकंड चीज है पावर सप्लाई टू द सर्किट, ये हमारा फर्स्ट हो गया। एनर्जी यूज्ड बाय द फैन फॉर 3 आवर्स, फैन 3 घंटे में कितना एनर्जी यूज कर रहा है, तो आपको मालूम है कि जो एनर्जी आपका क्या होता है पावर इनटू टाइम होता है। अब देखिए फैन का पावर कितना है 1.2 किलोवाट है। ठीक है, किलोवाट को आप वाट में अगर हम कर ले कन्वर्ट तो ये हमारा इसको हम किलोवाट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1.2 किलोवाट। टाइम यहाँ पे कितना है, फैन 3 आवर का टाइम ले रहा है। ठीक है, तो ये हम कहाँ लिए 3 आवर, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ गया 3.6 किलोवाट। तो इतना
इतना कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी फैन यूज कर रहा होगा। इसको आप चाहें तो जूल में भी कन्वर्ट कर लें। जब इसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 3.6 इंटू 3 इंटू सॉरी ये 3.6 है, मल्टीप्लाई बाई 3.6 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 6। इसको आप इस नंबर को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जूल में आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए आंसर आपका जूल में आ जाएगा। ये यूनिट है इसका कॉमर्शियल यूनिट में, ठीक है। इसके बाद नाउ स्टूडेंट अब हम इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। रेजिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द बल्ब, किसी भी एक बल्ब का इन दोनों में से रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हम फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला मालूम है, R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हैं जब इस बल्ब का आपको पावर रेटिंग गिवन हो, ठीक है। जब आपको इस बल्ब का पावर रेटिंग गिवन हो, लेकिन इस बल्ब का हमें पावर रेटिंग तो कहीं गिवन है नहीं, तो हम सिंपल सा क्या करते हैं कि हम रेजिस्टेंस का एक दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, वो हमारा हो जाएगा V अपॉन I हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं V अपॉन I, इससे हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि हमें इस बल्ब के थ्रू करंट भी नहीं मालूम है। तो हमें पता है कि पावर का एक फॉर्मूला होता है V अपॉन I, तो यहाँ से हम I फाइंड कर सकते हैं P अपॉन V। पावर हमारा यहाँ पे गिवन है 60 वॉट और बल्ब को सप्लाई कितना मिल रहा है 240 वोल्ट का। तो यहाँ पे जो करंट आ जाएगा 1/4 एम्पियर का आ जाएगा, ठीक है। करंट हमारा जब 1/4 एम्पियर का यहाँ पर आ जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसको हम इसमें पुटअप कर देंगे रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस बल्ब का कितना है, सॉरी उसको हम पुटअप कर देंगे वोल्टेज में। तो वोल्टेज हमारा है 240 का, ठीक है, 240 वोल्ट का और करंट है 1/4 एम्पियर का। ये रेजिस्टेंस हो जाएगा 960 ओम आ जाएगा। तो एक इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 960 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड का आंसर आ जाएगा 960 ओम आ जाएगा। इसी तरह करंट इन द रेफ्रिजरेटर में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये भी आप सिंपल से निकाल सकते हैं। P का फॉर्मूला होता है V अपॉन I, तो V इंटू I होता है। यहाँ से जब I फाइंड करोगे तो ये हमारा हो जाएगा P अपॉन V। रेफ्रिजरेटर का पावर कितना है, ये पावर है 200 वॉट और इसमें से वोल्टेज कितना इसको दिया जा रहा है 240 वोल्ट का इसको वोल्टेज दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो इससे एक जो कैंसिल हो जाएगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 टाइम, तो ये हो जाएगा 5/6 हम हमारा हो जाएगा वॉट। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 848, तो ये हमारा आ जाएगा 0.83 एम्पियर के आसपास आ जाएगा। तो इसमें करंट थ्रू द रेफ्रिजरेटर कितना आ जाएगा 0.83 एम्पियर आ जाएगा। अभी आपके साथ हर टाइप के न्यूमेरिकल एलसीडी चैप्टर का फिनिश हो चुके हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कब आपको क्या चीज अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो रेजिस्टेंस के लिए जब किसी भी डिवाइसेस का पावर रेटिंग गिवन हो। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।